हेलो एंड वेलकम टू मेंटर्स कॉर्नर। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पार्ट 2। ओके, इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 जो है वो देखा था। हम लोगों ने ये समझा था कि रिसोर्स क्या है, रिसोर्स की डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है, एंड अगर हम लोग ये रिसोर्स की डेवलपमेंट या कंजर्वेशन वगैरह अगर हम लोग नहीं करते हैं तो किस तरह के प्रॉब्लम को हम लोगों को फेस करना होगा। तो आज चलिए, आज हम लोग पार्ट 2 में हम लोग फर्दर बात करते हैं। मेरा नाम है सुमित कुमार रॉय। ओके, तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अगेन क्वेश्चन वही आता है कि रिसोर्स प्लानिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है। हम लोगों ने बात किया था रिसोर्सेज का, हम लोगों ने ये समझा था कि रिसोर्स क्या है, हम लोगों ने रिसोर्स के टाइप्स को समझे थे ना। क्वेश्चन आता है रिसोर्स प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। सबसे पहला द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो भी रिसोर्सेज जो भी है हमारे कंट्री में, हमें उसे बहुत ही जुडिशियस यूज़ करना होगा, मतलब बहुत ही वाइजली यूज़ करना होगा। क्योंकि अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप लोग पार्ट 1 जाके ज़रूर देखें, इससे काफ़ी कनेक्टेड है। तो क्योंकि हमें पता है कि जो भी रिसोर्सेज जो है, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट रिसोर्स लाइक कोल या पेट्रोलियम, ये एक फाइनाइट अमाउंट में है, ये एक लिमिटेड अमाउंट में है। हम लोग इसे, ये इनफाइनाइट टाइम तक ये नहीं चल सकता है। ओके, सो ये एक फाइनाइट अमाउंट में है, तो दैट मीन्स हम लोगों को बहुत ही समझदारी के साथ, बहुत ही वाइजली जुडिशियसली इसको हमें यूज़ करना होगा। अदरवाइज हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए वो जो रिसोर्सेज जो हैं वो नहीं रहेंगे। ओके, एंड देन हम लोग को फ्यूचर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना होगा। नाउ, अब हमें जैसे पता है कि देयर आर सम रीजंस, ओके, कुछ रीजंस है जहाँ पे कोई पर्टिकुलर रिसोर्स बहुत ज़्यादा मिलते होंगे। आप लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स से बिलोंग करते हैं। हो सकता है किसी एक स्टेट में कोल बहुत ज़्यादा मिलता हो और किसी दूसरे स्टेट में हो सकता है वहाँ फॉरेस्ट रिसोर्स बहुत ज़्यादा हो। तो समझ रहे हैं, दैट मीन्स पूरे कंट्री में देखें ये जो रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है पूरे कंट्री में अगर हम लोग ये देखें तो ये जो रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये बहुत ही इवनली नहीं है, समान रूप से नहीं है। क्या जितना कोल झारखंड में मिलता है क्या उतना ही कोल क्या हरियाणा में मिलेगा? नहीं। या फिर जितना फॉरेस्ट हरियाणा में है क्या उतना ही फॉरेस्ट अरुणाचल प्रदेश में है, या उससे कम है या ज़्यादा है? नहीं। दैट मीन्स ये वैरी करता है, ये स्टेट वाइज वैरी करता है, इवन कंट्री वाइज भी ये वैरी करता है, ये अलग अलग कंट्री में अलग अलग है। That means resource, there are the regions which are rich in certain type of resource but deficient in some other resource। इसका मतलब क्या है, किसी एक स्टेट में या किसी एक कंट्री में, मैं स्टेट का बात करता हूँ, जैसे सपोज अगर हम लोग बात करते हैं कि झारखंड का, तो झारखंड में कोल काफ़ी ज़्यादा है ना। झारखंड में कोल काफ़ी, कोयला जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि कोल या कोयले के मैटर में झारखंड काफ़ी रिच है। कोयले के मैटर में, कोल के मैटर में झारखंड जो है वो रिच नहीं है। ये सब जो स्टेट है, अगर हम हमारे कंट्री का अगर हम लोग अगर बात करते हैं तो हमारे कंट्री में ये जो रीजन है, ये जो रीजन है यहाँ अरुणाचल प्रदेश है। ओके, यहाँ नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश। ओके, सो जैसा मैं बोल रहा था कि अरुणाचल प्रदेश का अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे वाटर रिसोर्सेस काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे वाटर रिसोर्स काफ़ी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि अगर आप देखते हैं, आप अपने रिवर वाले जो चैप्टर है उसमें ज़रूर आपने देखा होगा या देखेंगे बाद में, कि वहाँ पे जैसे एक बहुत ही मेजर रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर वहीं से एंटर करती है, दिहंग नाम है वहाँ पे, देन आसाम में एंटर करती है वो। सो वहाँ वाटर रिसोर्स काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ एक प्रॉब्लम है। क्या? वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट उतना ज़्यादा नहीं हो पाया है। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या मतलब है, वहाँ बहुत ज़्यादा रोड नहीं है, हाईवे नहीं है, ब्रिज नहीं है, बड़े बड़े इंडस्ट्री नहीं है वहाँ पे,
ओके। सो ये सब वहाँ पे डेवलप नहीं हो पाया, और इसका एक रीज़न क्या है, वो है उसका जोग्राफिकल जो लोकेशन है, क्योंकि हमें पता है वो एक माउंटेनियस रीजन है, हिली रीजन है, वहाँ पे पहाड़ है ना, वहाँ पहाड़ है, वहाँ पे जंगल्स है, फॉरेस्ट है। एज ए रिजल्ट इवन वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो भी काफ़ी कम है। ओके। हमारे यूपी एंड बिहार अगर या वेस्ट बंगाल को अगर देखें तो यहाँ पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी कम है। एज ए रिजल्ट वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया। लेकिन तो हम लोग बोल सकते हैं वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के मैटर में उतने डेवलप नहीं है, लेकिन वाटर रिसोर्स के मैटर में तो है, या फिर दूसरे फॉरेस्ट के मैटर में तो वो लोग काफ़ी रिच है। ओके। और दूसरा हम लोग एग्जाम्पल, अगेन एक और एग्जाम्पल है राजस्थान का, देख सकते हैं हम लोग। राजस्थान जैसा कि आपको पता होगा हमारे कंट्री के वेस्टर्न साइड में है ना। तो इस रीजन में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी सारे, वहाँ पे जो डिजर्ट है, उस डिजर्ट का अगर हम लोग बात करते हैं तो वहाँ ये बहुत ही एक अच्छा लोकेशन है सोलर एंड विंड एनर्जी के लिए। बहुत ही अच्छा लोकेशन है सोलर एंड विंड एनर्जी के लिए। इवन वहाँ पे काफ़ी सारा सोलर एंड विंड एनर्जी को लेके डेवलपमेंट चल रहा है। वहाँ पे सोलर एंड विंड एनर्जी को यूज़ करके राजस्थान में, इवन गुजरात में भी इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो ओके, वहाँ पे दैट मीन्स वहाँ पे सोलर एंड विंड एनर्जी जो एज ए रिसोर्स, ये भी तो एक रिसोर्स है, ये एक एबायोटिक रिसोर्स है। तो ये रिसोर्स में तो ये रिच है, लेकिन वहाँ पे वाटर का प्रॉब्लम है। आप लोगों ने ज़रूर मूवीज़ में या डिफरेंट अपने पिक्चर्स में ज़रूर इस तरह के अपने सीन जो है वो देखे होंगे कि यहाँ पे जो लेडीज़ है, ये लोग काफ़ी दूर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर इस तरह से ये लोग जाती है, और ये लोग इस तरह के ये जो छोटे जो मटके जैसे ये बने हैं, ये इसमें ये लोग पानी लाने के लिए बहुत दूर वो लोग पैदल जाती है। और इस कारण से इवन हमें ये भी पिक्चर देखने को मिलता है कि काफ़ी टाइम इनके साथ में इनके बच्चे भी जाते हैं पानी लाने के लिए। एज ए रिजल्ट वो लोग स्कूल जा नहीं पाते हैं। ओके। तो अगेन एक और एग्जांपल है। आप सभी लोगों को ये एग्जांपल को याद रखना है, एग्जाम में स्पेसिफिक एग्जांपल का आपसे पूछा जा सकता है। हम लोग देखते हैं, हम लोग बात करते हैं लद्दाख का, जम्मू एंड कश्मीर। ओके। हमारे कंट्री के जो नॉर्थ वाले नॉर्थ जो पार्ट है वहाँ पे ये स्थित है, वहाँ वो प्रेजेंट है। तो ये कोल्ड डेजर्ट है। देखिए डेजर्ट दो होते हैं, एक हॉट डेजर्ट जैसे राजस्थान में हमारा थार डेजर्ट है या सहारा डेजर्ट है, और दूसरा है कोल्ड डेजर्ट जहाँ पे ऑफकोर्स वेजिटेशन नहीं होता, पेड़ पौधे नहीं होते हैं, और ये कोल्ड रीजन होता है, बर्फ ही बर्फ होती है या बहुत ही ज़्यादा ठंड जो है यहाँ पे रहती है। तो लद्दाख का भी अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे कल्चर बहुत ज़्यादा रिच है। यहाँ पे कल्चर बहुत ज़्यादा रिच है। अगेन आप लोगों ने ज़रूर कुछ मूवीज़ वगैरह में देखे होंगे, बहुत ही कलरफुल वहाँ पे के ड्रेस होते हैं, और वहाँ पे के जो कल्चर है वो बाकी जो मेनलैंड कंट्री जो हमारा है उससे थोड़ा सा अलग है, एंड काफ़ी यूनिक सा है। तो ये कल्चरल हेरिटेज वहाँ पे है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेके वो लोग ये मैटर पे काफ़ी ज़्यादा रिच है, यहाँ काफ़ी ज़्यादा कल्चरल हेरिटेज में डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर का वहाँ पे प्रॉब्लम है, वहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं, वहाँ पे वाटर का प्रॉब्लम है। सो ये सभी एग्जाम्पल देने का मतलब ये है कि हमारे कंट्री में भी कई सारे स्टेट ऐसे हैं जो अलग अलग मिनरल, अलग अलग रिसोर्सेस के मैटर में रिच है। कहीं पे वो पुअर है, कहीं वो रिच है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नाउ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अब हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि रिसोर्स प्लानिंग क्या है एंड क्यों करना ज़रूरी है। क्यों करना ज़रूरी है, इसका आंसर ये है कि हमारे कंट्री में रिसोर्सेस इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो दैट मीन्स हमें उनका प्लानिंग करना होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कैसे करें। ओके, ये कैसे करें, क्या स्टेप होने चाहिए। अच्छा, ये जो हाउ क्वेश्चन है, इसको डील करने से पहले पहले हम लोग ये समझते हैं कि एक्चुअली ये करना ही क्यों है रिसोर्स प्लानिंग। तो आप एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए ये हमारा कंट्री है। ओके। और मैं इसे दो पार्ट में ऐसे ये कर देता हूँ। ओके। मान लीजिए ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वाटर है, यहाँ पे वाटर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, पानी काफ़ी ज़्यादा है। ओके। यहाँ पे जितने यहाँ पे इस साइड में जो लोग रहते हैं, उन लोगों को मान लीजिए एक साल में 100 लीटर वाटर चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट कितना है, सपोज 500 लीटर, मतलब काफ़ी ज़्यादा है। ओके। और ये जो दूसरा साइड है, ये जो दूसरा साइड है, यहाँ पे वाटर का अवेलेबिलिटी जो है काफ़ी कम है, वाटर काफ़ी कम है।
दैट मीन्स यहाँ पानी वेस्ट हो रहा है, इस रीजन में वाटर वेस्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, पानी का काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो क्यों ना कुछ ऐसा अप्रोच किया जाए कि यहाँ से वाटर को इस रीजन में पहुँचाया जाए, ताकि यहाँ जो ज़्यादा वाटर है वो वाटर इस रीजन में चले जाएगा, ओके, इस रीजन में चले जाएगा और इन लोगों को प्रॉब्लम फेस करना नहीं होगा वाटर का। हमारे कंट्री में भी अगर आप देखें तो जो ईस्टर्न इंडिया जो है, हमारे कंट्री का जो ईस्टर्न साइड है, वहाँ वाटर काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न साइड, ओके। सो ये एक एग्जांपल है जहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि रिसोर्स का प्लानिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि प्लानिंग अगर हम लोग करेंगे तभी जाके सभी लोगों की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगी। अच्छा, तो हमारे टॉपिक पे आते हैं कि अब ये रिसोर्स प्लानिंग करें कैसे, इसके स्टेप क्या होने चाहिए। तो इसके स्टेप्स जो है ये टोटल 3 स्टेप में हम लोग जो है इसे करते हैं। हम लोग वन बाय वन तीनों स्टेप को समझते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन, ओके। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्स। सबसे पहले हमें तो पता होना चाहिए कि रिसोर्स कहाँ पे ज़्यादा है, रिसोर्स कहाँ पे मिल सकता है। वो रिसोर्स कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है कोल, वो गोल्ड, वो आयरन, कुछ भी हो सकता है, वाटर। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, कहते हैं हमारी इंडियन गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो सर्वे करने के लिए जो टीम जो है वो सर्वे करती है, वो जाके वहाँ पे, अब वो लोग वहाँ पे सर्वे करती है, देन वो लोग मैपिंग करती है, वो लोग क्वालिटिव एंड क्वांटिटिव एस्टिमेशन करती है। मतलब क्या है, वो लोग वहाँ पे एक एस्टिमेट लगाती है कि इस रीजन से हमें कितना ज़्यादा कितना रिसोर्स मिल सकता है। सपोज एक गवर्नमेंट की एक टीम एक रीजन में जाती है, अब वो लोग वहाँ पे सर्वे करके वो लोग ये पता करती है कि सपोज अगर मान लीजिए वहाँ से कोल निकलना है, कोयला, तो वो लोग ये एस्टिमेट करके लगाती है कि यहाँ पे लगभग कितना कोयला हो सकता है। ये एक एस्टिमेट होता है, एक अंदाज़ा लगाते हैं वो लोग। मान लीजिए वो लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ पे 100 टन जो है वो कोल है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, वो एक एस्टिमेट लगाते हैं, ओके। तो ये पहला प्रोसेस है जिसमें टीम जाके वो लोग सर्वे करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, मैपिंग करते हैं कि कितने दूर तक जो है ये स्प्रेड होके ये रीजन है, ओके। इसके बाद वाले स्टेप में हम लोग देखते हैं, तो इसके बाद वाले स्टेप में अब जब पता चल गया कि इस रीजन में यहाँ पे मान लीजिए एक रिसोर्स है, अगर पता चल गया तो अगला स्टेप क्या है। अब इसको यहाँ से निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इसको यहाँ से निकालने के लिए हमें काफ़ी सारा टेक्नोलॉजी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे जो लोग जो है वो लोग इस तरह के सेटअप के थ्रू वो लोग नीचे जा रहे हैं। ये एक माइन की पिक्चर है, वो लोग इस तरह से नीचे जा रहे हैं, ओके। तो हमें सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी चाहिए, इस टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हम लोग ये निकालेंगे। वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स चाहिए, बड़े बड़े मशीन्स चाहिए। उसके बाद और क्या चाहिए, हमें काफ़ी सारे लेबर्स चाहिए, काफ़ी सारे ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, मैन पावर चाहिए। वहाँ इंजीनियर लगेंगे, वहाँ लेबर्स लगेंगे, मैनेजर लगेंगे, ओके। तो ये काफ़ी सारे स्किलफुल पर्सन्स चाहिए। देन ये सब काम को देखने के लिए हमें एक इंस्टीट्यूशन चाहिए, एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप। क्योंकि लोग इसी तरह कैसे भी लोग उधर जाके उस प्लेस से माइनिंग करके वहाँ से रिसोर्स नहीं निकाल सकते हैं। उसको एक प्रॉपर एक प्रोसेस के थ्रू उनको निकालना होगा, एक प्रॉपर प्लानिंग करना होगा कि किस तरह से वहाँ पे रिसोर्सेज को निकाला जाए ताकि इन्वायरमेंट को भी कम से कम डैमेज हो, ओके। सो इस तरह से वहाँ पे ये सभी प्लानिंग किया जाता है। ये सेकंड स्टेप में वहाँ पे लेबर्स को लेके जाते हैं, लोगों को लेके जाते हैं। और जो थर्ड स्टेप जो थर्ड स्टेप है, तो अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में वो रिसोर्स को वहाँ से निकाल लिया जाता है, ओके। और ये एक दिन में नहीं होता है, ये काफ़ी साल लग जाते हैं ये वहाँ से ये पूरे प्रोसेस को करते हुए, ओके। इवन मैपिंग एंड सर्वे करने में ही कई बार तो 10 से 20 साल लग जाते हैं, ओके। सो पहला स्टेप हो गया मैपिंग करना, दूसरा स्टेप हो गया वहाँ पे हम लोग ने रिसोर्सेस को निकाला, हम लोग इंजीनियर का टीम ले गए, लेबर्स ले गए। और तीसरा स्टेप क्या है, तो तीसरा स्टेप में अब हम लोगों ने जो रिसोर्स यहाँ से निकाला है, मान लीजिए यहाँ से हम लोगों ने काफ़ी अमाउंट में अब कोयला जो निकाला है, कोल जो निकाला है, अब उस कोल को करना क्या है, कि निकाल के आसपास फेंक देना है, नहीं, उसको निकाल के हमें तो उसे यूज़ करना है। हम उसे दूसरे कंट्रीज़ को बेचेंगे, हम अपने लिए भी उसको यूज़ करेंगे। सो दैट मीन्स यहाँ पे अगर कोल बहुत ज़्यादा है तो हम लोग उसको निकाल के वैसे प्लेस पे भेजेंगे, अपने कंट्री के अंदर वैसे जगह में भेजेंगे जहाँ कोल का डिमांड है। जैसे मैंने बताया था कि ये कंट्री अगर हमारा है और इस रीजन से अगर कोल निकल रहा है, ओके, और यहाँ पे इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है कोल का, यहाँ पे कोल बिल्कुल नहीं मिलता मान लीजिए इस रीजन में, तो यहाँ से कोल को निकाल के इस रीजन में भेजा जाएगा।
इस रीजन में भेजा जाएगा ताकि यहाँ पे कोल का डिमांड जो है वो पूरा हो। अगर आपके घर के आसपास में, आप जिस शहर में रहते हैं या जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, वहाँ पे अगर आसपास में अगर पावर प्लांट है, तो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा कि वहाँ पे बहुत ह्यूज वॉल्यूम में, ह्यूज अमाउंट में वहाँ पे कोयले को लेके आया जाता है और उसको बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है, बिजली बनाई जाती है। तो इसके लिए कोयला कहाँ से आता है? कोयला जैसा मैंने बताया वही झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, इस तरह के स्टेट से कोयला को लेके आया जाता है यहाँ पे, एंड देन उसको बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। दैट मीन्स तीसरे स्टेप में क्या है कि जो भी रिसोर्सेस हम लोग निकालेंगे उसको फिर मैच करना होगा हमारे रिसोर्स डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम जो है, हमारा जो नेशनल डेवलपमेंट जो भी प्लान है उससे वो मैच करना होगा। ओके, नेक्स्ट। ओके, सो हम लोगों ने अब देखा कि ठीक है, रिसोर्स को हम लोग निकाल लेते हैं वहाँ से और जहाँ पे डिमांड है वहाँ पे सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, क्या सिर्फ रिसोर्स ही एक कंडीशन है डेवलपमेंट के लिए? क्वेश्चन ये है कि क्या सिर्फ रिसोर्स, अगर मान लीजिए किसी कंट्री के पास रिसोर्स नहीं है तो वो बहुत पुअर होगा, या किसी कंट्री के पास रिसोर्स अगर बहुत ज़्यादा है तो वो क्या बहुत रिच होगा? ये एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पीएम है और ये जो पर्सन जो है ये जापान के पीएम है। ओके, जापान को जैसा अगर आपको पता होगा तो ये काफ़ी हमसे, हमारे कंट्री से काफ़ी छोटा है। हमारे कंट्री से काफ़ी इवन 9 to 10 टाइम्स हमारे कंट्री से छोटा है जापान, बहुत छोटा सा कंट्री है ये। वहाँ पे इवन रिसोर्सेस जो है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम रिसोर्सेस है। हमारे कंट्री में हम लोग कोल निकालते हैं, हम लोग आयरन, एल्युमिनियम, हम लोग थोड़ा बहुत दूसरे जो मिनरल्स है वो निकालते हैं, लेकिन जापान का अगर बात करें तो वहाँ बहुत कम रिसोर्सेस है, बहुत ही कम रिसोर्सेस है। लेकिन तो दैट मीन्स जापान के पास तो रिसोर्स बहुत कम है, हमारे पास, इंडिया के पास रिसोर्सेस काफ़ी ज़्यादा है। सो क्या जापान हम लोग से कम डेवलप्ड है? क्या इंडिया जापान से ज़्यादा डेवलप्ड है? ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल भी नहीं। आप देख सकते हैं पर कैपिटा इनकम, अगर आप ज़रा देखें तो जापान का पर कैपिटा इनकम देख सकते हैं, ये 39,290 है। ये 2018 का ये डेटा है। जापान का पर कैपिटा इनकम 39,290 है। उसकी तुलना में, उसके कंपैरिजन में इंडिया का देखें तो सिर्फ 2010। दैट मीन्स जापान का एक पर्सन ऑन एन एवरेज 39,290 रुपीज़ कमाता है, अर्न करता है एक साल में, डॉलर। और इंडिया का जो पर्सन जो है एक साल में 2010 डॉलर अर्न करता है एक साल में। ये एवरेज है पर कैपिटा इनकम। अगर आपको पर कैपिटा इनकम क्या है ये नहीं पता, आप हमारा पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं। तो दैट मीन्स सिर्फ रिसोर्स होना डेवलपमेंट का गारंटी नहीं है, सिर्फ रिसोर्स हो जाने से डेवलपमेंट का गारंटी नहीं मिलता। उस रिसोर्स को हम लोग बहुत ही प्रॉपरली यूज़ भी करना होगा। सो द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इज नेसेसरी कंडीशन, बिल्कुल बहुत ही जरूरी कंडीशन है डेवलपमेंट के लिए, लेकिन सिर्फ इसका अवेलेबिलिटी गारंटी नहीं करता कि आप डेवलप्ड हो जाएंगे। इसके लिए कुछ और दूसरे कंपोनेंट भी चाहिए, जैसे टेक्नोलॉजी, जैसे इंस्टीट्यूशन। जैसे हमारे कंट्री के अंदर अगर आप देखें तो हमारे कंट्री में हम लोग जो आयरन ओर निकालते हैं उसमें से काफ़ी सारा आयरन ओर हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं जापान को। हम लोग काफ़ी सारा आयरन ओर एक्सपोर्ट करते हैं जापान को, क्योंकि उस आयरन ओर को स्टील में प्रॉपरली कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस नहीं है। हमारे पास, इंडिया के पास प्रॉपर इंस्टीट्यूशन नहीं है कि हम लोग उस आयरन ओर को हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग स्टील में, और इसके लिए हम लोग मदद लेते हैं जापान का। ओके, तो ये एक एग्जांपल है जहाँ से हम लोग ये समझ सकते हैं कि सिर्फ रिसोर्स गारंटी नहीं करता कि डेवलपमेंट के लिए रिसोर्स ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ ही टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस भी ज़रूरी है। ओके, so resource can contribute to development only when are accompanied by appropriate technology। जैसा हम लोगों ने बताया अभी, जैसा मैंने बताया अभी कि अगर appropriate टेक्नोलॉजी ना हो तो रिसोर्स कोई काम का नहीं है। appropriate टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। ओके, नाउ नाउ अब क्वेश्चन आता है, नया जो टॉपिक है,
वो है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस। महात्मा गांधी का एक इम्पोर्टेंट कोट है, ये जनरली एग्जाम में पूछा जाता है कि देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड, एवरीबॉडीज नीड, बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। इस कंट्री में, इस पूरे अर्थ में जो भी ह्यूमन है, जो भी ह्यूमन बीइंग है, इनके लिए जो भी ज़रूरी रिसोर्सेस चाहिए वो उससे कहीं ज़्यादा है। जो भी रिसोर्सेस हमको जीने के लिए चाहिए, हमारा डेली लाइफ के लिए चाहिए, इससे कहीं ज़्यादा रिसोर्सेस अवेलेबल है, मौजूद है हमारे अर्थ में। लेकिन ये हमारे ग्रीड को फुलफिल नहीं करता है। यहाँ ग्रीड का मतलब क्या है कि जैसे समझिए कि यहाँ पे हमें हमें मान लीजिए कि आप देखते होंगे आपके शहर में, कि आपके शहर में या अपने आसपास में आप देखते होंगे कुछ पर्सन, यहाँ पे कुछ पर्सन्स होंगे जिनके पास मान लीजिए कि एक भी घर नहीं है, जिनके पास बिल्कुल घर नहीं है, वो लोग रास्ते में सोते हैं। लेकिन इसके साथ ही आप कुछ ऐसे पर्सन्स को भी जरूर देखते होंगे जिनके पास 5 घर है, ओके, जिनके पास बहुत बड़े बड़े घर हैं, रहने के लिए लोग नहीं है। दैट मीन्स एक पर्सन ऐसा है जो रास्ते में सो रहा है, और दूसरा पर्सन ऐसा है जिसके पास रहने के लिए आदमी नहीं है, उसके 5 घर है, अलग अलग बिल्डिंग्स है। दैट मीन्स हमारे पास रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये जो एक लालच जो है, जो ग्रीड जो है, ग्रीड मतलब लालच जो है, इसको फुलफिल करने के लिए हमारे पास जो है वो रिसोर्स नहीं है। अब वो कभी आ भी नहीं सकता। ये जो ग्रीड है, ये जो मनी का जो ग्रीड है, इसके लिए बिल्कुल जो है ये रिसोर्स नहीं आ सकता है। ओके, so resources are the vital for the development activity, but irrational consumption, इंपॉर्टेंट वर्ड है, irrational consumption है का मतलब ये है कि आप बिना सोचे समझे उस रिसोर्स को यूज करें, आप उसे ओवर यूटिलाइज करें, ज़रूरत से ज़्यादा यूज करें। आप अगर पानी यूज कर रहे हैं, आप अगर अपने खेत में पानी डाल रहे हैं और उस पानी को ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप अपने लैंड में अगर डालते हैं तो उससे वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं होगा। आप कहीं ना कहीं उस रिसोर्स को ज़्यादा यूज कर रहे हैं, आप उसे वेस्ट कर रहे हैं। सो जो ये इरेशनल कंजम्पशन है या फिर ओवर यूटिलाइजेशन जो है, ये हमारे पूरे अर्थ का, हमारे जितने भी कंट्रीज हैं, इसमें जो भी सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है या जो भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, इसके पीछे का ये मेन रीज़न है। ये मेन रीज़न है जो भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है। आप लोग जरूर सुनते होंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, आप लोग जरूर पढ़ते होंगे ओजोन होल के बारे में। सो ये सब जो भी इश्यूज है, ये सब क्यों आया है, ये सब का अल्टीमेट जो रीजन है, जो मेन रीजन है, वो है हमारा जो इरेशनल कंजम्पशन ऑफ रिसोर्स। हम लोगों ने अंधाधुंध तरीके से हम लोगों ने पेट्रोलियम यूज़ किया, और आज सिचुएशन ये है कि आने वाले कुछ सालों में ये ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो ये जो कोट जो है ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, और जनरली ये काफ़ी पूछा जाता है, तो बेहतर होगा आप इस कोट को याद रखें और ये एक्सप्लेनेशन को आप याद रखें। सो गांधी जी का बात, तो ये इवन आपको याद रखना है, ये जो कोट है ये किसने दिया, ये गांधी जी ने दिया। ओके, सो आप एक चीज़ देख सकते हैं कि गांधी जी ने इस मैटर को लेकर, ये जो सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है, ये ग्रीडी पीपल का जो ये प्रॉब्लम जो है, इन लोगों के बारे में इनका जो राय जो था कि ये जो भी सेल्फिश इंडिविजुअल है, जो लोग भी सेल्फिश लोग हैं, जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, जो खुद रिसोर्स जमा कर रहे हैं और दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, जो एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, नेचर को एक्सप्लॉइट करते हैं। ओके, सो ये सब ही जो है, जो मेन कारण है किस चीज़ का, वो रिसोर्स डिप्लीशन का। धीरे धीरे पूरे अर्थ में रिसोर्स की कमी हो रही है। आपको आप अपने पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स आप पूछ सकते हैं कि जो भी बड़े शहर है, जैसे लाइक दिल्ली, दिल्ली का अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे ग्राउंड वाटर का लेवल बहुत नीचे जा चुका है। वहाँ पे आप जो है वो कल या कुएँ, जो मेन जो सिटी जो है वहाँ पे आप नहीं देखेंगे। कारण ये है कि वहाँ पे वाटर का जो लेवल जो है, जो ग्राउंड वाटर का लेवल है, वो काफ़ी नीचे जा चुका है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हमारे जो वी द पीपल, जो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इस रिसोर्सेज को बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया, और आज हम लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। आप लोगों ने दिल्ली का पानी का जो वाटर का प्रॉब्लम है, आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा कि लंबी लंबी लाइनें लगती है वहाँ पे। तो गांधी जी का एक इस मैटर को लेके एक आइडियोलॉजी था कि गांधी जी वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विथ प्रोडक्शन बाय मास। ये आइडियोलॉजी क्या है, हम लोग ये समझते हैं। गांधी जी का कहना ये था कि मान लीजिए एक फैक्ट्री है, कोई या एक आदमी है,
एक आदमी मान लीजिए वो 100, वो मान लीजिए 100 वो कार्ड बना रहा है, एक पर्सन 100 कार्ड बना रहा है, तो ये क्या है, एक पर्सन अकेले ही ये पूरे 100 कार्ड को बना रहा है, और ये 100 कार्ड बनाने में जो भी प्रॉफिट होगा वो सिर्फ उस एक पर्सन के पास जाएगा। तो गांधी जी इसके अगेंस्ट थे। गांधी जी का कहना ये था कि जो 100 कार जो है वो एक आदमी नहीं बनाएगा, 100 आदमी मिलके 100 कार बनाएंगे। ओके, तो 100 पीपल मिलकर 100 कार को बनाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पे जो प्रोडक्शन होगा बाय दी मासेस, मासेस का मतलब है पीपल। ओके ओके, नेक्स्ट जो है क्लब ऑफ रोम, नोट पूछा जाता है इस पे। तो क्लब ऑफ रोम जो है ये जो इटली की जो शहर जो है रोम, वहाँ स्टेब्लिश किया गया था, एक मीटिंग ये ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इसीलिए इसको क्लब ऑफ रोम बोलते हैं, क्योंकि ये रोम में ऑर्गेनाइज हुआ था। रोम कहाँ है, इटली में है। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या था, तो 1968 का बात है। तो यहाँ पे जो भी यूएन ब्यूरोक्रेट्स है, यूनाइटेड नेशन के जो भी ऑफिसर्स जो है, जो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिशियंस जो है, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स है, इकोनॉमिस्ट, साइंटिस्ट या दूसरे बिजनेस लीडर जो है, ये पूरे वर्ल्ड के, ये लोग आके वहाँ पे मिलते हैं। वहाँ पे आके ये लोग मीटिंग करते हैं, फर्स्ट टाइम मीटिंग करते हैं 1968 में। ओके, नाउ मीटिंग किस टॉपिक पे करते हैं कि ये जो रिसोर्स जो है इसको कंजर्व किस तरह से किया जाए, ये रिसोर्सेज को किस तरह से बचाया जाए, इसके पीछे वो लोग क्या टेक्नोलॉजी यूज करे या कौन से मेथड यूज करे। तो इस चीज़ को लेकर के ये लोग मीटिंग करते हैं, और इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं क्लब ऑफ रोम, क्योंकि ये मीटिंग जो है ये रोम में किया गया था। ओके, और इसी से कनेक्टेड एक और आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ये राइटर जो है, इन्होंने एक बुक लिखा था, ये इनका नाम है। ओके, तो इन्होंने एक बुक लिखा था, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ओके, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, इनका जो नाम है शू मैचर। अगर मैं स्पेलिंग गलत कर रहा हूँ तो माफ़ कीजिएगा, शू मैचर। ओके, तो इन्होंने एक बुक लिखा, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ओके, अगेन एक और एमसीक्यू के लिए आप याद रख सकते हैं कि ये जो ब्रूडलैंड जो कमीशन जो है ये 1987 में आया गया था। ओके, और इस कमीशन का जो रिपोर्ट जो है, ये इसमें फर्स्ट टाइम, इस रिपोर्ट में फर्स्ट टाइम वर्ड यूज किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो फर्स्ट टाइम सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड जो है वो यूज किया गया था इस रिपोर्ट में। ओके, इस कमीशन के रिपोर्ट में। ये कब आया था, 1987। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको नहीं पता तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, अगर प्रॉपर्ली जानना है आप पिछला। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि डेवलपमेंट करना है, लेकिन उसके साथ इन्वायरमेंट को मिनिमम डैमेज करना है, और साथ ही हमारे फ्यूचर जनरेशन का भी ख्याल रखना है। ओके, सो बाद में इवन जो ये रिपोर्ट जो है अर्थ समिट जो है ये कहाँ हुआ था, तो ये रियो दी जेनेरियो, ये ब्राज़ील का एक शहर है, ये ब्राज़ील का एक शहर है, वहाँ पे हुआ था 1992 में। तो 1992 में अर्थ समिट हुआ था, कहाँ, रियो दी जेनेरियो में। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग आते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। नाउ लैंड रिसोर्सेस, लैंड रिसोर्सेस। ओके, तो अब लैंड रिसोर्सेज को हम लोग समझते हैं क्या है। देखिए, रिसोर्सेज को तो आपको पता चल गया होगा कि रिसोर्स क्या है। अब ऑफ कोर्स एक लैंड भी एक रिसोर्स है। हम लोग लैंड को भी बहुत तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो भी है, हमारी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो हम लोग लैंड पे ही परफॉर्म करते हैं। हमें अगर कोई बिल्डिंग बनाना है, कोई रोड बनाना है, या कोई भी दूसरा कोई फैक्ट्री लगाना है, ये सब कहाँ होता है, ये हम लोग लैंड पे ही करते हैं, ज़मीन पे ही करते हैं। सो जो भी वाइल्ड लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है, हमारे घर है, हमारे स्कूल है, कम्युनिकेशन के टावर्स है, ये सब कुछ कहाँ है, ये लैंड के ऊपर में ही है। तो ऑफ कोर्स ये लैंड एक रिसोर्सेस है। ओके, और ये जो रिसोर्स जो है, जो लैंड एज ए रिसोर्स जो है, ये एक फाइनाइट अमाउंट में है, ये इनफाइनाइट अमाउंट नहीं है। ओके, ये एक इनफाइनाइट अमाउंट में नहीं है, ये एक फाइनाइट अमाउंट में है। दैट मीन्स हमें इसे बहुत ही वाइजली यूज करना पड़ेगा, बहुत ही प्रॉपर प्लानिंग वाइज में यूज करना पड़ेगा। आपका मान लीजिए आपके पास एक छोटा सा अगर लैंड का पीस है, आपके पास आपके घर में बनाने के लिए एक छोटा सा लैंड का पीस है। अगर आप यहाँ पे प्रॉपरली प्लानिंग करके अगर अपना अपना घर नहीं बनाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे काफ़ी सारा जो लैंड है वो वेस्ट होगा।
तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, घर बनाने से पहले, बिल्डिंग बनाने से पहले इंजीनियर्स जो है वो प्लान बनाते हैं, प्लान पास करते हैं, देन वो घर बनाते हैं। तो ऐसा क्यों, ताकि लैंड जो है वो वेस्ट ना हो। इसके अलावा लैंड और क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है हमारे जो भी मिनरल्स जो है, चाहे वो गोल्ड है, कोल है या आयरन है, जो भी रिसोर्सेज जो है, या फिर इवन फॉसिल फ्यूल्स है, ये सभी कहाँ से मिलते हैं, ये हमें लैंड से ही मिलते हैं, ये माइनिंग करके मिलते हैं। हमारे कंट्री के जो लैंड जो भी है, हमारे कंट्री का अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे जितना भी जो ज़मीन जो है, इस ज़मीन को अगर, लैंड को अगर हम लोग देखें, तो इसमें से 43% जो है वो प्लेन है, समतल ज़मीन है, प्लेन है, ऊबड़ खाबड़ नहीं है, जहाँ पे बड़े बड़े शहर है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं तो 30% के आसपास माउंटेन्स है, हिली रीजन्स है, और 27% प्लेट्यूज है, पठार है। ओके, सो 43% प्लेन है, 30% माउंटेन्स है, और 27% प्लेट्यूज है। तो आप जैसे देख सकते हैं हमारे कंट्री में जो प्लेट्यू वाला जो रीजन है वो सेंट्रल रीजन ये यहाँ पे है। इसके अलावा ये प्लेन वाला रीजन है, और माउंटेन्स के जो रीजन जो है वो यहाँ पे, ये सब इन सब रीजन में है, जो हमारे नॉर्दर्न पार्ट है या नॉर्दर्न ईस्ट पार्ट है। इसके अलावा यहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट भी माउंटेन जो लैंड जो है, ये अलग अलग कैटेगरी क्या है। सबसे पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं फॉरेस्ट लैंड। फॉरेस्ट लैंड क्या है, वो लैंड जहाँ पे फॉरेस्ट है, वो लैंड जहाँ पे फॉरेस्ट है, जहाँ जंगल है। इन जंगलों को जनरली क्या किया जाता है कि जनरली यहाँ पे इनको काट करके यहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाता है। लेकिन इसके लिए भी लॉ है, हमारे कंट्री का जो लॉ हम लोगों ने बनाया है, या जो टारगेट बोल सकते हैं, कि हमारे कंट्री में 33% फॉरेस्ट होना चाहिए। ऑल्दो इतना नहीं है, लेकिन होना चाहिए। तो एक तो फॉरेस्ट लैंड है, तो लैंड अंडर फॉरेस्ट। इसके अलावा और कौन से टाइप के लैंड होते हैं, बैरन लैंड या वेस्ट लैंड। देखिए, बैरन लैंड या वेस्ट लैंड क्या है, आप ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये एक ऐसा ज़मीन है, ऐसा लैंड है जहाँ पे काफ़ी दूर दूर तक जहाँ आपको कुछ ह्यूमन एक्टिविटी आपको नहीं दिखाई देंगी, आपको फॉरेस्ट वगैरह, जंगल वगैरह, प्लांट्स वगैरह नहीं दिखाई देंगे। बहुत दूर दूर में आपको दो चार प्लांट दिखेंगे, काफ़ी दूर दूर में आपको दो कुछ एनिमल्स थोड़े बहुत दिख जाएंगे, जैसे डिजर्ट को आप ले सकते हैं इसमें, या जो हिली रीजन है, या रेवराइंस जो है, आप इनको ले सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी दूर दूर में एक तो छोटे मोटे प्लांट्स हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बैरन लैंड एंड वेस्ट लैंड। और ये जो लैंड है, यहाँ पे कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता है, यहाँ पे खेती बाड़ी जो है वो नहीं किया जा सकता है, यहाँ कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता है बैरन लैंड में। इसके अलावा जो और हम लोग देखते हैं कि लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज, जैसे अगर रूरल या फिर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, रोड, कैनल, इंडस्ट्री, शॉप या बिल्डिंग्स है, आप देख सकते हैं यहाँ बिल्डिंग्स है या रोड है, तो यहाँ तो ऑलरेडी यहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, रोड है, हाईवे है, या कोई दूसरे इंडस्ट्रीज वगैरह है, तो यहाँ पे भी एग्रीकल्चर नहीं किया जा सकता है। तो ये एक एग्जांपल है नॉन एग्रीकल्चर यूज ऑफ लैंड का। तो ये दो लैंड आप देख सकते हैं, ये दोनों ही जगह पे एग्रीकल्चर नहीं किया जा सकता है। बैरन लैंड जहाँ दूर दूर तक प्लांट वगैरह नहीं दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है, फर्टिलिटी बहुत कम है। और ये बड़े बड़े जो शहर है, यहाँ पे भी एग्रीकल्चर लैंड नहीं होती है, क्योंकि उनको हटा करके, वहाँ पर जो भी प्लांट्स थे उनको हटा करके हम लोगों ने बड़े बड़े इमारतें खड़ी कर ली है। इसके अलावा और हम लोग देखते हैं, तो इसके अलावा हम लोग देखते हैं पास्चर लैंड, या फिर जो ग्रेजिंग जो लैंड है, ये रीजन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग जो है, ये अपने जानवरों को चराने के लिए, ग्रेजिंग के लिए यहाँ पे लेके आते हैं। तो यहाँ पे ये लोग को अपना खाना जो है वो यहाँ से मिलता है। तो यहाँ पे भी जो है एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है, ये भी एक है अनकल्टिवेटेड लैंड का एग्जाम्पल। ओके, इसके अलावा और दूसरे जो रीजन है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ ये टर्म्स को प्रॉपर्ली आपको समझना चाहिए, इसका डेफिनेशन पूछा जाता है। कल्चरल वेस्टलैंड, देखिए, वेस्टलैंड अभी हम लोगों ने समझा, ये वैसा लैंड है जहाँ पे खेती बाड़ी नहीं किया जा रहा है, जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं किया जा रहा है। अगर वो कल्चरेबल हो, अगर मान लीजिए एक ऐसा ज़मीन है, यहाँ पे मान लीजिए फर्टिलिटी काफ़ी कम है, तब तो हम लोग इसको वेस्टलैंड बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे खेती बाड़ी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उपजाऊ नहीं है ये ज़मीन। लेकिन मान लीजिए एक ज़मीन अगर उपजाऊ है, और किसी कारण से अगर लास्ट 5 ईयर से वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं किया जा रहा है,
लास्ट 5 ईयर से अगर यहाँ पे इस ज़मीन में, इस लैंड में एग्रीकल्चर नहीं किया जा रहा है। ऑल्दो ये ज़मीन फर्टाइल है, यहाँ कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं किसी रीज़न से। सो वैसे ज़मीन को, वैसे लैंड को हम लोग बोलेंगे कल्चरेबल वेस्ट लैंड। ओके, अगला हमारा आता है फैलो लैंड। फैलो लैंड क्या है? तो इसमें दो कैटेगरी है। हम लोग पहले देखते हैं करेंट फैलो लैंड। तो करेंट फैलो लैंड क्या है? देखिए, लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर। ऐसी जमीन, ऐसे लैंड जिसको कम से कम 1 ईयर या उससे कम समय के लिए उसको छोड़ा गया है बिना एग्रीकल्चर किए हुए, तो उसको हम लोग बोलेंगे कल्चरेबल फैलो लैंड। ऐसा ज़मीन जिसको हम लोगों ने 1 साल के, मान लीजिए एक ज़मीन है जिसमें आपने 8 महीने तक, आपने पिछले 8 महीने से आपने वहाँ पे खेती नहीं किया है, तो वो करंट फैलो लैंड में आएगा। क्योंकि अगर 1 साल, लास्ट 1 साल के लिए अगर आपने छोड़ दिया है उसे, वहाँ से लास्ट 1 साल से खेती बाड़ी नहीं हो रहा है या उससे कम समय के लिए खेती बाड़ी नहीं हो रहा है, तो हम लोग उसे करंट फैलो लैंड बोलेंगे। और करंट फैलो लैंड के अलावा दूसरा कैटेगरी है जो अदर देन करंट फैलो लैंड है। ऐसे जो लैंड जहाँ पे 1 से लेके 5 साल तक खेती बाड़ी नहीं किया जा रहा है, ऑल्दो वहाँ कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं। ओके, ना लैंड यूटिलाइजेशन हम लोग समझते हैं, तो ये पिछला टॉपिक का ही कंटिन्यू है अभी। तो यहाँ पे एक टर्म आता है नेट सोन एरिया। ओके, तो नेट सोन एरिया क्या है? देखिए, द टोटल सोन एरिया, ओके, net sown area is the total sown area, but it will be counted only once irrespective of number of crops sown in a year। जिस जमीन पे मान लीजिए वहाँ पे कुछ खेती बाड़ी किया जा रहा है, मान लीजिए ये एक ज़मीन है, यहाँ पे कुछ खेती बाड़ी किया जा रहा है, यहाँ कुछ एग्रीकल्चर वगैरह की, शॉर्ट टर्म है ग्रॉस ग्रॉस क्रॉप एरिया। इन दोनों में एक डिफरेंस क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे दो लैंड का मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये और ये। तो नेट सोन, मान लीजिए इस ज़मीन पे, अगर ये ज़मीन जो है, ये मान लीजिए टोटल 5 एकड़ लैंड है, 5 एकड़ लैंड है ये वाला। ओके, और यहाँ पे इस साल खेती किया जाता है, तो हम लोग बोलेंगे कि नेट सोन एरिया 5 है। अब मान लीजिए इस ज़मीन पे, अगर मान लीजिए अब इस ज़मीन पे 1 साल में 2 बार खेती किया जाता है, 1 साल में 2 बार खेती किया जाता है, ज़मीन यही है लेकिन 2 बार खेती करते हैं। मान लीजिए एक बार राइस ग्रो कर लिया, सेकंड टाइम में मान लीजिए वेजिटेबल ग्रो कर लिया। सो नेट सोन एरिया जब हम लोग बोलेंगे तब हम लोग 5 एकड़ ही बोलेंगे, लेकिन जब ग्रॉस क्रॉप एरिया हम लोग बोलेंगे तब हम लोग बोलेंगे 10। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने 2 टाइम हम लोगों ने एग्रीकल्चर किया है। ओके, 2 बार हम लोगों ने इसे यूज़ किया है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट करके। ओके, हेलो, आप लोगों को डाउट अगर है तो आप लोग स्पेसिफिक टॉपिक कमेंट कर सकते हो। मैं वीडियो के एंड में मैं उसे, उस डाउट्स को मैं लूँगा एंड देन उसको मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। तो आपके जो भी डाउट्स हो, आप बिल्कुल आप उसे कमेंट कर सकते हो। मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ। ओके, तो अगला जो टॉपिक जो है हम लोग उसमें आते हैं। अब हम लोग देखते हैं लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। अब इंडिया में जितने भी ज़मीन में जो भी है, जितना भी जो लैंड जो है, इसको अब इंडिया में किस तरह से यूज़ किया जाता है और कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जाता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये समझना चाहिए कि हम लोग, देखिए, ये अगर मान लीजिए एक लैंड है, ओके, और यहाँ ये लैंड, ये जो ज़मीन जो है, ये काफ़ी ऊबड़ खाबड़ है, यहाँ पे काफ़ी हिली रीजन है, यहाँ पे माउंटेन्स है। तो क्या यहाँ पे हम लोग एग्रीकल्चर प्रॉपरली कर सकते हैं? क्या यहाँ पे हम लोग एग्रीकल्चर प्रॉपरली कर सकते हैं? आंसर है नहीं। हम लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रॉपरली नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ कैनल्स नहीं है, यहाँ वाटर हम लोग इरिगेशन प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे, यहाँ हम लोग ट्यूबवेल नहीं स्टार्ट कर पाएंगे। ओके, सो यानी कि हम या फिर यहाँ पे क्या हम लोग बड़े बड़े बिल्डिंग बना सकते हैं? अगर आप अगर आप हिली एरिया से आप बिलोंग करते हो, मान लीजिए आप, जैसे अगर आप सिक्किम से बिलोंग करते होंगे और वहाँ पे जो ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ है, क्या वहाँ पे आपको बहुत ही ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग दिखेंगे? नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो टोपोग्राफी जो है वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। दैट मीन्स
हम लोग किसी लैंड को कैसे यूज करेंगे ये डिपेंड करता है उसके टोपोग्राफी पे, उसके क्लाइमेट पे, वहाँ के जो सॉइल है उसके टाइप पे। आप लोगों को जैसे पता होगा कि हम लोग जो भी एग्रीकल्चर करते हैं इसके लिए वाटर का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। जैसे राइस के लिए वाटर का जो रिक्वायरमेंट जो है वो और वीट के लिए जो वाटर का रिक्वायरमेंट है, क्या ये दोनों सेम है? नहीं, ये दोनों अलग है। राइस की खेती के लिए, चावल की खेती के लिए बहुत ज़्यादा वाटर लगता है, जबकि वीट की खेती के लिए, गेहूं की खेती के लिए कम लगता है चावल के कंपेयर में, राइस के कंपेयर में। दैट मीन्स हम लोग लैंड को कैसे यूज करेंगे ये डिपेंड करता है। ओके, देखिए टोपोग्राफी वर्ड का मतलब ये है, टोपोग्राफी वर्ड का मतलब ये है कि जैसे जैसे हमारे ये कंट्री, जैसे आप यहाँ पे मैप में आप देख पा रहे हैं, हमारे ये कंट्री में जैसे आप यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये सेंट्रल पार्ट में यहाँ पे प्लेट्यूज है, यहाँ पे अगर आप इस नॉर्दर्न वाला पार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे हिल्स है, यहाँ पे इस साइड में देखेंगे तो यहाँ डिजर्ट है। ओके, यहाँ पे इस पार्ट में आप देखेंगे तो यहाँ प्लेन रीजन है। सो आप देख सकते हैं कि क्या सभी जगह जमीन क्या समान है, बराबर है? नहीं, जमीन जो है वो बराबर नहीं है। ओके, जमीन जो है वो बराबर नहीं है, समान नहीं है, समतल नहीं है। सो सभी जगह का जो टोपोग्राफी है वो अलग अलग है। ओके, सो ये टोपोग्राफी में हम लोग जो है सिर्फ जमीन को नहीं ले सकते, हम लोग इवन क्लाइमेट को भी लेते हैं। ओके, क्या जितना बारिश राजस्थान में होता है क्या उतना ही बारिश वेस्ट बंगाल में होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि टोपोग्राफी अलग है। तो टोपोग्राफी में हम लोग लेते हैं क्लाइमेट को, सॉइल टाइप को, इन सबको, वहाँ के जो फिजिकल फीचर जो है उन सबको हम लोग काउंट करते हैं। ओके, सो लैंड को हम लोग कैसे यूज करेंगे ये उसके पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करता है। ओके, वहाँ पे कल्चर पे भी डिपेंड करता है, वहाँ ट्रेडिशन पे भी डिपेंड करता है। अगर हम लोग हमारे कंट्री का बात करें तो हमारे कंट्री का टोटल, अगर हम लोग जोग्राफिकल एरिया अगर हम लोग देखते हैं तो ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। तो लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने हम फिलहाल जो है वो सिर्फ 93% जोग्राफिकल एरिया जो है यह इसी का ही रिकॉर्ड हमारे पास है, प्रॉपर प्रॉपर जो रिकॉर्ड 93% का ही है टोटल। एक सेकेंड। ओके, सो हमारे पास 100% का रिकॉर्ड नहीं है। कारण ये है कि आपको जैसे पता होगा कि इस पार्ट में पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, पीओके। इस पार्ट में अक्साई चीन वाले रीजन में चाइना ने कब्जा कर रखा है। तो ये रीजन का हम लोगों को प्रॉपरली सर्वे हम लोगों ने नहीं किया है। एज ए रिजल्ट यहाँ का प्रॉपरली लैंड यूज के बारे में हमें पता नहीं है। और इवन जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी डेंस है, टेरेन जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट है, बहुत ही माउंटेन एंड हिली रीजन्स है। तो यहाँ पे भी प्रॉपर सर्वे काफ़ी जगह पे प्रॉपर नहीं हो पाया है। सो एज ए रिजल्ट हमें फिलहाल जो है वो 93% का ही रिकॉर्ड जो है वो पता है। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने जोग्राफिकल, बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्ट फॉर मोस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, आसाम का हमें पता है, आसाम का हमें पता है कि यहाँ पे लैंड का जो यूज़ जो है, लैंड यूज का जो पैटर्न है वो कैसा है, लेकिन बाकी नॉर्थ ईस्ट का प्रॉपरली पता नहीं है। तो जैसा मैंने बताया, जम्मू एंड कश्मीर के कुछ रीजन पे पाकिस्तान का कब्जा है और चाइना ने भी कुछ कब्जा कर रखा है, तो वहाँ पे प्रॉपर सर्वे नहीं हो पाया है। हाँ, अब हम लोग अब देखते हैं, अब ये जो लैंड यूज का जो पैटर्न जो है ये हमारे कंट्री में काफ़ी ज़्यादा वैरी करता है। कि लैंड यहाँ पे देखिए, लैंड यूज का मतलब क्या है कि एक स्टेट वहाँ के जो भी ज़मीन जो है, जो लैंड जो है उसको यूज कैसे करता है। ओके, उसको यूज कैसे करता है ये आप इस तरह से समझ सकते हैं। आप जैसे देख सकते हैं कि पंजाब एंड हरियाणा में अगर आप देखें तो वहाँ पे 80% वहाँ की जो ज़मीनें जो है, ओके, वहाँ पे 80% जो ज़मीनें जो है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे नेट सोन एरिया में आता है वो। दैट मीन्स जो नेट सोन एरिया जो है वो 80% है पंजाब हरियाणा वाले रीजन में। मतलब पंजाब हरियाणा के अधिकांश ज़मीन पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, आपको बड़े बड़े आपको फार्म देखने को मिलेंगे, आपको बड़े बड़े खेत देखने को मिलेंगे, एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रहा होगा वहाँ पे। ओके, लेकिन क्या यही सिनेरियो, क्या ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट जो है वहाँ पे? नहीं, वहाँ पे सिर्फ 10% है। ओके, वहाँ पे सिर्फ 10% है। इसका मतलब ये है, मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू आपको मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश का नेट सोन एरिया अगर आप देखें,
ओके, ये सॉरी, ये फॉरेस्ट का देखिए, अगर फॉरेस्ट कवर का अगर आप एरिया अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश का फॉरेस्ट कवर का एरिया अगर आप देखें तो 17% है, 17 to 18% है। दैट इज आंध्र प्रदेश के टोटल जो 100% जमीन जो है आंध्र प्रदेश में, उसमें से 18% पे फॉरेस्ट है, 18% पे फॉरेस्ट है। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश में आप देख सकते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में अगर आप देखें तो वहाँ पे लगभग 80% में फॉरेस्ट है, असम में 36%। लेकिन अब आप अगर पंजाब हरियाणा को देखें, पंजाब हरियाणा को अगर आप देखें तो देखिए आप सिर्फ 3.62%, 3.62% पे ही फॉरेस्ट है। बाकी जो ज़मीनें जो है वहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है, वहाँ एग्रीकल्चर हो रहा है, वहाँ शहर है, बड़े बड़े गांव है। ओके, एंड शहर है। तो आप पंजाब का भी आप देख सकते हैं, पंजाब में भी काफ़ी ज़्यादा कम है, 3.67%। सो जैसा आप देख पा रहे थे कि स्टेट वाइज जो है ये एरिया काफ़ी ज़्यादा वैरी करता है, जो फॉरेस्ट एरिया जो है हमारे कंट्री में काफ़ी ज़्यादा वैरी करता है। हमारे कंट्री में टोटल जो फॉरेस्ट एरिया जो होना चाहिए वो है 33%। हमारे कंट्री के टोटल ज़मीन में से 33% ज़मीन के ऊपर पे फॉरेस्ट होना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल सिनेरियो ये है कि लगभग 25% पे ही फॉरेस्ट है, लगभग 25% पे ही फॉरेस्ट है। ओके, सो हमें यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारे कंट्री में जितना हमें फॉरेस्ट चाहिए उससे कहीं ज़्यादा, कहीं कम है। तो हमें चाहिए हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्टेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। ओके, और ये क्यों ज़रूरी है? ये इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए ज़रूरी है। आप सभी को पता होगा प्लांट्स के क्या फ़ायदे हैं। ओके, तो क्योंकि हमें पता है काफ़ी लोगों का जो लाइफ है वो डायरेक्टली इससे डिपेंडेंट है। ओके, तो ये जो आपने अभी देखा, तो ये जो आपने अभी जैसे आपने जब भी देखा, अब मैं अगर टोटल में आपको अगर मैं सिनेरियो आपको बताऊं हमारे कंट्री के फॉरेस्ट का, अगर मैं आपको बताता हूं, तो आप एक बार के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे कंट्री में 24.56% जो है इतने एरिया पे क्या है, फॉरेस्ट है, इतने एरिया पे फॉरेस्ट है। ये 30 दिसंबर 2019 का ये एक न्यूज़ है। ओके, तो आप ये देख सकते हैं। इवन यहाँ पे जो मैंने जो भी डेटा, यहाँ पे भी जो भी डेटा मैंने दिखाया, आप देख सकते हैं ये फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट जो है हमारे कंट्री का, ये उनका डेटा है, और ये 2019 का ये लेटेस्ट डेटा है। ओके, आपके बुक में हो सकता है पुराने डेटा हो, तो आप चाहे तो आप उसे अपडेट कर सकते हैं। अच्छा, तो आप लोगों को अगर कोई भी डाउट अगर अगर है तो आप लोग यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। तो आज हम लोग यहीं तक डिस्कस करते हैं। तो इसके अलावा आपको अगर कोई भी डाउट हो, आपकी अगर कोई भी क्वायरी हो, तो आप बिल्कुल आप लोग कमेंट करके हमें हमसे पूछ सकते हैं। ओके, और हमारा ऐप का लिंक जो है यहाँ के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसे बिल्कुल डाउनलोड करें, और भी फ्री स्टडी मटेरियल्स के लिए वहाँ पे फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं, आप क्वारी कर सकते हैं। थैंक यू।